हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पंकज गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जीएस का वीडियो लेकर के आने वाले थे और जीएस के वीडियो में हमने सबसे ज्वलंत मुद्दा आज पकड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ज्वलंत मुद्दा क्या होता है। ज्वलंत मुद्दा जैसे ही भारत और पाकिस्तान की बात आती है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे क्रिकेट मैच से लेकर के हो या कोई भी खेल हो रहा हो भारत पाकिस्तान के बीच। बहुत ही लोग बाग उत्तेजित हो जाते हैं परिणाम जानने के लिए, और जैसे ही परिणाम आता है तो हो सकता है टेलीविज़न वगैरह क्रिकेट मैच में फूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच ही नहीं, यहाँ पर भौगोलिक विवाद भी हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उन्हीं को आज हम कवर करने वाले हैं। यानी आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की चर्चा हो रही है, तो विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम 5 प्रकार के विवादित क्षेत्र कवर करने वाले हैं। यानी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ये। और जैसे ही युद्ध पढ़ेंगे हम युद्धों का वर्णन करेंगे, कौन सा युद्ध किस सन में हुआ है और किस कारण से हुआ है, ये अगले वीडियो पे हम कवर कर लेंगे। लेकिन आज क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला विवाद है पीओके के लिए, और दूसरा सियाचिन ग्लेशियर पे भी विवाद है, मैं बताऊंगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। तीसरा है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, और सर क्रीक भी गुजरात में है, इसका भी विवाद चल रहा है भारत पाकिस्तान का। और 5वें नंबर का है सिंधु जल विवाद, यानी सिंधु जल विवाद है क्या है, उसको भी आज हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला विवाद है जो पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर को ही पीओके कहा जाता है। अब ये पीओके कहाँ, अब नक्शे पे देखेंगे आप, बात हो रही है सन 1947 को, क्योंकि आपको पता है कि बिगड़ी औलाद इतनी खतरनाक होती है कि जैसे पैदा होता है तो माँ बाप को शांत नहीं रहने देता है, वैसे ही पाकिस्तान बहुत ही नालायक बेटा बन करके पैदा होता है और भारत को लगातार आज तक परेशान किए हुए। तो हम बात कर रहे हैं 1947 में पाकिस्तान पैदा होता है, और पैदा होते ही शुरू हो जाता है विवाद करना, उसका काम है, क्योंकि उसको चैन से बैठना आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं 1947 में जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, लेकिन कश्मीर बीच में होता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर रहता है। कश्मीर में उस समय राज कर रहे होते हैं राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह सोचते हैं कि क्यों ना हम एक अलग देश बना लेते हैं, यानी नेपाल और भूटान की तरह वो भी सोच रहे थे कि हम भी अलग देश बन करके रहें, ना तो हम भारत में मिलें और ना ही पाकिस्तान में मिलें। लेकिन भारत की तरफ से तो कोई डंडा नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही भारत तो छोड़ देता है, लेकिन पाकिस्तान को चैन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही लतखोर देश है पाकिस्तान, उसको शांत बैठना ही नहीं आता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। यानी 1947 में ही अपने कबायली निवासी रहते हैं जो कि एक प्रकार के डाकू हैं वहाँ के, उनके भेष में पाकिस्तानी आर्मी एंट्री मार जाती है पाकिस्तान में। अब जैसे ही वो एंट्री मारते हैं तो मार काट करना, कब्जा करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर राजा होते हैं राजा हरि सिंह, और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर होते हैं शेख अब्दुल्ला। तो यहाँ पर राजा हरि सिंह परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या हो गया, अब तो हम इन शैतानों के हाथ लग गए और इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह कब्जा करने लगता है पाकिस्तान। तो अब राजा हरि सिंह भाग करके आते हैं भारत, क्योंकि भारत ने पहले ही प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था मैं भारत में नहीं मिलूंगा। लेकिन अब क्या होता है, अब भारत में जैसे ही सहायता मांगने पहुंचते हैं राजा हरि सिंह, वहाँ पर मिलते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल ने सीधा कहा कि अगर आप भारत पर विलय करते हैं तब तो इंडियन आर्मी आपकी सहायता करेगी, अन्यथा हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या मतलब। तो क्या होता है, इसके बाद राजा हरि सिंह को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कि हम विलय तो करेंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। यानी वही धारा, वही अनुच्छेद 370 आप जानते हैं, जो कि ख़त्म हो चुका है 2019 में बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जिसको ख़त्म किया जा चुका है इस समय, जो कि नहीं है लागू। तो उसको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए कश्मीर को, तो हम भारत के साथ एक अभिन्न अंग बन करके रहेंगे। तो सरदार पटेल भी परमिशन दे देते हैं कि चलो कम से कम भारत का अंग बनकर तो रहोगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां भी दूसरी थीं। तो अब क्या होता है, इंडियन आर्मी एंट्री मारती है और पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही बुरी तरह लत्याती है और भगाने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ भाग इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया होता है, उस समय नेहरू को पता नहीं क्या सूझता है, और जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू
उस समय भारत के पीएम हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि आप यूएन में अपील कर दीजिए। जैसे ही यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील की जाती है कि पाकिस्तान इस प्रकार कश्मीर पर कर रहा है अत्याचार, तो अब यूएन का फैसला आता है कि यथास्थिति विराम की जाए। तो उस समय क्या होता है कि 1/3 कश्मीर का भाग पाकिस्तान के ही कब्जे पर रह जाता है और यथास्थिति में अब उन्हीं के कब्जे पर रह जाता है। हालांकि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत अपील ना करता उस समय, तो इंडियन आर्मी पूरा का पूरा कश्मीर तो छोड़िए पाकिस्तान के अंदर एंट्री मार चुकी होती भारतीय सेना। लेकिन क्या होता है, यथास्थिति विराम के कारण आपको चित्र पर दिख रहा होगा, जैसा कि भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा डिवाइड की गई है उसे लॉर्ड क्लिफ के द्वारा किया गया है डिवाइडेशन, यानी उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और 1947 में की बात हो रही है, यानी कश्मीर की बात हो रही है। तो कश्मीर 2 क्षेत्रों से मिलकर के बना है। ये ऊपर वाला क्षेत्र तो लद्दाख है, क्योंकि अब पीओके की बात हो रही है, तो ये वाला क्षेत्र है जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। आपको दिख रहा होगा लाइनिंग वाला क्षेत्र, तो ये पीओके कहलाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। यानी यह 2 क्षेत्रों से मिलकर के बना है। एक तो बना है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 क्षेत्रों से मिलकर के बना है कौन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस प्रकार से पाकिस्तान यहाँ पर काबिज है लगातार और यहीं पर काबिज बना रहता है, जो कि यही कहलाता है पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का विवाद कहलाता है। और जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ से आपको चित्र दिख रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सियाचिन, गिलवान क्षेत्र कहा जाता है इसको, गिलवान क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर इसको कहा जाता है। और गिलवान जो क्षेत्र है, गिलवान क्षेत्र है उसी के जस्ट बगल में है जो लद्दाख है, ठीक है। और आज़ाद कश्मीर के बगल में है जो ये जम्मू एंड कश्मीर है भारत में, क्योंकि सामने की बात की जा रही है उसी के समकक्ष की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर गिलगिट क्षेत्र भी बता दिया आपको, ये गिलगिट क्षेत्र कहेंगे इसको, गिलवान नहीं, गिलगिट क्षेत्र, ठीक है। अब यही विवाद लगातार चला जा रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब से लेकर के आज तक फैसला पेंडिंग में है। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब पाकिस्तान ने कुछ स्थायी निर्माण कर लिए हैं, कुछ भाग चीन को भी यहाँ पर निर्माण करने को दे दिया है। तो अब भारत और पाकिस्तान यथास्थिति विराम की स्थिति में और यहीं लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है और लगातार लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो पहला विवाद हमारा पीओके आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा विवाद आता है सियाचिन ग्लेशियर का। अब ये सियाचिन ग्लेशियर विवाद क्या होता है, इसके बारे में खुल करके चर्चा कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, नोट कर लेना है। सियाचिन ग्लेशियर है जो, ये लद्दाख की बात है। यहाँ पर देखिए लद्दाख में एक श्रेणी है जिस यहाँ पे ये है लद्दाख, और यहाँ पर एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, यानी इसी को बोलते हैं काराकोरम श्रेणी है ये। और इसी श्रेणी में इसी को बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। और इसी काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर जमा हुआ है। ग्लेशियर जमा है तो वो पिघलेगा भी, और पिघलने के बाद एक नदी बनती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। यानी कहने का मतलब है कि नुब्रा नदी निकलती है काराकोरम श्रेणी से, ठीक है। काराकोरम श्रेणी ये दिख रही होगी आपको, यहीं पर देख रहे होंगे। तो कुछ क्षेत्र पीओके के अंतर्गत आ रहा है, कुछ क्षेत्र पीओके के अंतर्गत आ रहा है, उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक साल्टोरो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, क्या नाम है, साल्टोरो श्रेणी। अब उस साल्टोरो श्रेणी की विवादित कथा क्या है, साल्टोरो श्रेणी है तो कुछ भाग, यानी साल्टोरो श्रेणी का 10% तो पाकिस्तान के कब्जे में है और बाकी का 90% किसके कब्जे में है, इंडिया की कब्जे में है। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, यहाँ पर पाकिस्तान ने आर्मी लगाई हुई है, और आर्मी क्या होता है कि 10% भाग पे तो लगी थी, तब तो भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी साल्टोरो श्रेणी से चढ़ करके भारत वाले क्षेत्र पे आने शुरू कर देते हैं, यानी जो भारत का 90% भाग है उस पर भी आना शुरू कर देते हैं। इससे भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया जाता है,
यानी कहा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना होता है कि जापान के कुछ पर्वतारोही आए हैं और वो स्केटिंग कर रहे हैं बर्फ़ में, तो भारत ने कहा भैया स्केटिंग कर रहे हैं तो अपने 10% में कराओ ना, हमारे 90% पे क्यों कर रहे हो। तो पाकिस्तान नहीं मानता है और लगातार घुसपैठ करना शुरू कर देता है। इसके उपरांत भारत को गुस्सा चढ़ जाता है और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है। यानी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ से लात घूंसा मार करके पाकिस्तानी आर्मी को वापस भगाया जाता है। यानी ये विवाद लगातार बना हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और वापस भगा दिया गया था। और बात कर लेते हैं यहाँ से, तो यहीं ये ग्लेशियर पिघला है, ग्लेशियर है तो ये बर्फ़ है, तो पिघलने के बाद यहाँ एक नदी बनती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। इसी को ही कहा जाता है नुब्रा नदी। यानी यहाँ से निकलती है नुब्रा नदी, जिस पर यहाँ से आती है श्योक नदी और ये नुब्रा नदी पे मिल जाती है, और यहाँ से आती है सिंधु नदी जो कि ये पाकिस्तान चली जाती है, उस सिंधु नदी पर मिल जाती है कौन, नुब्रा नदी। इस प्रकार से आपको पता चला। अब हम ग्लेशियर की इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो सियाचिन है जो 72 किलोमीटर लंबाई है, 72 किलोमीटर लंबाई है सियाचिन की। और ये सियाचिन है जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है और इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। इस प्रकार से ये लगातार विवाद बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब अगला विवाद हम पढ़ेंगे सर क्रीक, यानी सर क्रीक क्या हो। अब कच्छ का रण पढ़ते हैं हम, तीसरा वाला विवाद पढ़ते हैं कच्छ का रण। लेकिन उससे पहले मैं ये मिटाना चाहूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कच्छ का रण। तो जैसा कि आपको पता है कि कच्छ का रण है कहाँ पर, अब नीचे उतर आइए थोड़ा। कच्छ का रण आप देख रहे हैं तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। ये दिख रहा होगा कच्छ का रण, ये एक दलदली स्थान है। कच्छ का रण ये कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित है। और ये एक कैसा स्थान है, बहुत ही दलदली स्थान है। यानी लूनी नदी यहीं पर आकर के विलुप्त हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि लूनी नदी गई कहाँ, क्योंकि यही सब अंदर एंट्री कर जाती है और यहीं पर विलुप्त हो जाती है और यही सब विलुप्त होने के बाद दलदली स्थान बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि गुजरात में बहुत ही दलदली स्थान है। और इस पर विवाद क्या है, इस पर विवाद क्या है कि यहाँ पर अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कच्छ के रण की विशेषताओं की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साल्ट उत्पादन किया जाता है। यानी यह क्षेत्र है जो नमक के लिए बहुत ही फेमस है। यानी नमक के लिए इसलिए फेमस है कि यहाँ पर नमक बिछा रहता है चारों तरफ। यानी जब नमक बिछा रहता है तो इसीलिए इसको कहा जाता है श्वेत रेगिस्तान, यानी वाइट डिजर्ट। यानी इसी को कहा जाता है श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि नमक इस पर पूरी तरह बिछा रहता है। और जब नमक बिछा हुआ है पूरी तरीके से, तो नमक बिछा होने के कारण जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत अच्छा प्रकाश नज़र आता है। यानी ये किसके लिए, यानी ये पर्यटक स्थल भी है बहुत अच्छा। ये एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यानी विदेशी यहाँ पर यह नज़ारा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सफ़ेद जब रहता है कोई जमा हुआ नमक जमा रहता है, उस पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो बहुत ही चमकदार हो जाता है ये, और उसी को देखने के लिए पर्यटक यानी विदेशी लोग आते हैं। और यहाँ की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर हस्तकला, यानी यहाँ पर हाथ से बनाई गई वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ का फेमस है। और यहाँ पर हस्तशिल्प जिसको कहते हैं, हस्तशिल्प यहाँ का फेमस है। और यहाँ पर ऊँट भी फेमस हैं और जंगली गधे भी यहाँ का फेमस हैं। अब ऊँटों की बात करें तो खरकई ऊँट भी यहाँ के फेमस हैं। और इसके साथ आपने सुना होगा कि कई बार नरेंद्र मोदी और गुजरात को लेकर के टिप्पणी की गई थी, तो गधों की चर्चा की गई थी। कौन से गधे, कच्छ के गधों की बात की गई थी। यानी जंगली गधे भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। जंगली गधे बहुत वजन ढोने के काम आते हैं, बहुत ही मजबूत गधे होते हैं ये, ठीक है। ये बीच में विवादों पे आए थे, आपने सुना भी होगा। यानी जंगली गधे भी यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। और इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि इस पर विवाद क्या था। इतनी चीज़ें यहाँ की फेमस हैं, ये हमने लिख दिया। अब विवाद क्या होता है, अब पाकिस्तान का क्या लफड़ा है, ये देख रहे हैं आप दोनों क्षेत्र, यही है कच्छ का रण।
दलदली स्थान है ये। अब यहाँ पे विवाद क्या होता है, 1968 की बात है, सन 1968 की बात है। पाकिस्तान पहुँच जाता है कहाँ, यूएन पहुँच जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान पहुँचता है और पाकिस्तान अपील करता है वहाँ जा कर के कि ये दलदली स्थान नहीं है, ये एक लैगून झील है, यानी ये एक झील है और आपने तो रूल बनाया है कि जो दो देशों के बीच में झील रहेगी या नदी रहेगी उस पर दोनों देशों का अधिकार रहेगा। यानी पाकिस्तान का कहना होता है कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण, कच्छ का रण है जो दोनों देशों की सीमा पर स्थित होने के कारण दोनों देशों का अधिकार है। लेकिन क्या होता है कि भारत उसको रोक लेता है बीच में और प्रस्ताव देता है भारत कि यूएन में निर्णय आने से पहले ही भारत पाकिस्तान को समझाता है कि आइए और आपसी सहमति के माध्यम से विवाद सुलझा लेते हैं। तो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान बैठते हैं तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत को कुछ देना पड़ा, क्योंकि भारत ने सोचा कि क्यों इसको यूएन के मुद्दे पे घसीटा जाए। तो उन्होंने यहाँ पर ऊपर वाला 10% भाग किसको, पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान है ना पूरा यहाँ पर, ठीक है। 10% ये सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, तो 10% भाग पाकिस्तान को दे दिया जाता है, बाकी 90% भारत रख लेता है अपने पास और इतने में ही पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हो जाते हैं। तो ये विवाद सॉल्व हो जाता है किसी तरीके से। और अगला विवाद सर क्रीक विवाद, ये क्या होता है, सर क्रीक विवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर क्रीक क्या होता है। पहले हम क्रीक के बारे में बात कर लेते हैं। क्रीक के बारे में बात करने से पहले ये मैं मिटाना चाहूँगा, ये जिसको नोट करना हो कर सकता है, ठीक है। तो सर क्रीक में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप खाड़ी जानते होंगे, ये खाड़ी क्या होता है। खाड़ी आपने देखा होगा इस टाइप से रहती है, इस टाइप से बंगाल की खाड़ी या अन्य जो भी खाड़ियाँ हैं आपने देखा होगा इस टाइप से रहती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी 3 साइड से घिरा रहता है, ये कहलाता है खाड़ी कहलाता है, ठीक है। लेकिन क्रीक क्या होता है, जब यही खाड़ी सकलते सकलते इस टाइप से हो जाती है, पतली पतली इस टाइप से हो जाती है, यहाँ दलदली स्थान हो जाता है, यानी कहने का मतलब है ये क्रीक कहलाता है, यानी ये कहलाता है क्रीक। यानी जब खाड़ी अत्यंत सिकुड़ जाती है, यानी बिल्कुल कम स्पेस बीच में बचता है, तो वो क्रीक कहलाने लगता है। जब क्रीक होता है वो बहुत ही दलदली भी होता है साथ में, और जब दलदली है तो यहाँ पर मार्स गैस पाई जाती है। मार्स गैस के साथ साथ आपको पता है कि पेट्रोलियम भी यहाँ पाया जाएगा, और यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, और ऊपर से ये लवड़ी होता है, यानी नमक बहुत मात्रा में रहता है। यानी ये सब विशेषताएं होती हैं किसमें, क्रीक में होती हैं। कोई भी क्रीक हो, और जैसे गुजरात में कई क्रीक पाए जाते हैं, एक तो हो जाएगा सर क्रीक, दूसरा गोरी क्रीक, और अन्य भी कई प्रकार के क्रीक पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रीक की बात कर रहे हैं। और विवादित क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है जो हमारा वो है सर क्रीक, यानी हम पढ़ने वाले हैं सर क्रीक के बारे में। सर क्रीक क्या होता है, कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। सर क्रीक है जो गुजरात में स्थित है, और गुजरात में ये जो आपने देखा होगा, क्या देखा था, कच्छ का रण देखा था, ये था कच्छ के रण के थोड़ी आगे आपको कुछ मैप में देखेंगे इंडिया वाले में, तो कुछ इस टाइप से चित्र देखेगा। ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पर, तो यही कहलाता है क्रीक, यही कहलाता है सर क्रीक। इसी को कहते हैं क्या, सर क्रीक कहते हैं, SIRCREE, यानी इसी का नाम रखा गया है सर क्रीक। अब विवाद क्या है इस पे, इसका विवाद सब अंग्रेजों की देन है, इस पे कोई विवाद ना होता। लेकिन क्या होता है कि जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे भारत में, उस समय विवाद बंटवारा हो रहा था भारत और पाकिस्तान का। उस समय ये पाकिस्तान के पास गए, उन्होंने कहा इस सर क्रीक का क्या लफड़ा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर क्रीक के इस साइड है जो, ये है सिंध क्षेत्र, चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर है सिंध क्षेत्र पाकिस्तान के, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा सिंध क्षेत्र, यहाँ पर हो जाएगा कच्छ, गुजरात का कच्छ हो जाएगा, और यहाँ पर है सर क्रीक, यानी बीच में सर क्रीक है, यहाँ पर सिंध है, यहाँ पर गुजरात का कच्छ जिला है, सबसे बड़ा जिला है जो कि, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखते हैं
अब देखते हैं कि जैसे ही बंटवारा हो रहा था तो सिंध क्षेत्र में जब अंग्रेज गए बांट करके, तो पाकिस्तानियों ने पूछा कि ये सर क्रीक का क्या लफड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका यहाँ सिंध से होकर के यहाँ तक है आपका सर क्रीक, यहाँ तक आपका हिस्सा है, और यहाँ भारत में आकर के अंग्रेजों ने कह दिया कि आपका कच्छ के साथ साथ यहाँ तक है आपका सर क्रीक। यानी कुल मिलाकर के कुछ कॉमन क्षेत्र रख दिया अंग्रेजों ने, जो कि भारत में और पाकिस्तान दोनों जगह पे आ गया। अब यहीं पे हो जाता है लफड़ा। ये तो विवाद निपटा करके चले गए, बांट गए भारत को, पाकिस्तान को, आराम से निकल लिया पतली गली से। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का बवाल हो जाता है। तो भैया जब कहता है, पाकिस्तान कहता है ये मेरा है, भारत कहता है मेरा है, तो पाकिस्तान और भारत ने कहा कि ऐसा है कि आपसी सहमति से निपटा लेते हैं, विवाद में क्या रखा है, ठीक है। अब पहले तो भारत विवाद नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, नहीं चाहिए तो मुझे पूरा ही चाहिए, जिसका परिणाम क्या होता है कि भारत कब्जा कर लेता है और पूरा का पूरा सर क्रीक आज भी भारत के कब्जे में है। पहले तो भारत क्या कहता है कि पहले सर क्रीक को आधा आधा बांट लेते हैं, दोनों लोग आधा आधा बांट लेते हैं। जब पाकिस्तान नहीं मानता है या इस निर्णय पर नहीं अमल करना चाहता है, तो उसके बाद भारत कब्जा कर लेता है और लतिया देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान निकल लेता है पतली गली से, जो कि आज भी विवाद बना हुआ है इस पर, और वो भारत के ही कब्जे में है सर क्रीक। अब एक आपका लास्ट विवाद बचा हुआ है, जिसको सिंधु जल विवाद के नाम से जाना जाएगा। यह सिंधु जल समझौता के द्वारा दूर होता है। तो मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, सिंधु जल विवाद, इसको बता देता हूं, इससे पहले मैं ये मिटाना चाहूंगा। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये सर क्रीक है जो इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं, अब बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक यानी लास्ट पॉइंट, सिंधु जल विवाद। ये सिंधु जल विवाद क्या है? सबसे पहले मैं सिंधु जल विवाद के बारे में बता देता हूं कि आपको पता है कि जितनी भी पाकिस्तान के लिए नदियां गई हुई हैं, वो सब भारत से होकर के गुजरी हैं। तो अब क्या होता था कि भारत उन नदियों को भरपूर यूज कर लेता था और पाकिस्तान रेगिस्तान बनने लगा था धीरे धीरे, ठीक है। यानी अब पाकिस्तान को डर सताने लगा था कि अगर भारत पानी रोक देगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, जितनी पैदावार है सब सिंधु जल और तमाम नदियां हैं इन्हीं की वजह से हैं जो पाकिस्तान जाती हैं भारत से होकर के, क्योंकि रास्ता तो भारत से होकर के गुजरता है। तो इसी के लिए चिंतित हो जाता है पाकिस्तान, और वो चला जाता है विश्व बैंक यानी यूएन में जाता है, और यूएन और विश्व बैंक इनके बीच मध्यस्थता कराता है। क्या मध्यस्थता कराता है? यानी ये संधि कराता है एक, और इसी को कहा जाता है सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान रहते हैं। विश्व बैंक के द्वारा पाकिस्तान की कराची में बैठाया जाता है दोनों को, और वहाँ पर कुछ संधियाँ की जाती हैं। अब संधि क्या की जाती हैं कि पूर्वी नदियों पर तो भारत का अधिकार रहेगा, लेकिन पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान जाने दिया जाएगा, उन नदियों को बिना विरोध के साथ, क्योंकि विश्व बैंक ने कहा कि दोनों देश विकास करें और अच्छे से रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी नदियां पहुँचें। अगर भारत नदियां रोक देगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, वो एक रेगिस्तान बन करके रह जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान टेंशनाइड था और इस संधि के लिए विवश था। तो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बात हो रही है सिंधु जल समझौता के बारे में। यानी 19 सितंबर 1960 यानी 1960 में JL नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय अयूब खान, राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नहीं मैंने बोला है। अयूब खान के बीच एक समझौता कराया गया और इसकी मध्यस्थता कराई गई थी विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने ही दोनों को कहा था कि आप दोनों विकास करिए, बढ़िया मिल करके रहिए और पानी का उचित बंटवारा करिए। अब क्या हुआ था इनके बीच बंटवारा, यहाँ पर पूर्वी जो नदियाँ हैं, पूर्वी नदियाँ वो तो भारत में उनका 100% अधिकार है, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी नदियाँ हैं उन पे 80% पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। यानी वो पूर्वी और पश्चिमी नदियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है, सिंधु, चिनाब और झेलम, इन नदियों को भारत बिना बांध बनाए आराम से इनका पानी पाकिस्तान जाने दिया जाए, ये समझौता पर हुआ है। और पूर्वी 3 नदियां हैं जिनका नाम है ब्यास, रावी और सतलज।
ब्यास, रावी और सतलज। ब्यास, रावी और सतलज पर कहा गया विश्व बैंक के द्वारा और आपसी सहमति में कहा गया कि इनका पानी तो आप भारत 100% यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का पानी आप, सिंधु का पानी 80% इन नदियों का पानी आप यूज कर सकते, वो 20% भारत यूज कर सकता है और 80% पानी, 80% पानी पाकिस्तान दिया जाए और पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाए इनको। तो इस प्रकार से समझौता होता है। उस समय क्या होता है, 1960 में उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ होता है, यानी कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है, पाकिस्तान को लगातार चैन नहीं आता है और वो शुरू कर देता है भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने। यानी जैसा कि आपको पता है कि फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हो जाता है और इसमें क्या होता है, पाकिस्तान को बुरी तरह हराया जाता है भारत के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान लतखोर है, उसको लतयाद हुआ आराम से शांत बैठ जाता है, लेकिन समस्या क्या है कि बेशरम भी बहुत है, इस वजह से वो भूल जाता है और फिर से लड़ने चला आता है। अब क्या होता है, 1965 में बुरी तरह पाकिस्तान हारता है और इसके बाद 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होता है। कारण मैं सबके बताऊँगा आपको बाद में, क्यों हुआ था युद्ध, परिणाम क्या हुआ था। ठीक है, 1971 में फिर से भारत 94,000 जबकि पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लेता है, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है बाद में। और 1971 में ही बांग्लादेश अलग कर दिया जाता है। इसकी पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा कैसे अलग किया जाता है और क्यों अलग किया जाता है अगले लेक्चर में। अब 1971 और वैसे भी तमाम युद्ध समय समय पर होते रहे हैं, छोटे छोटे छद में युद्ध तो बराबर चलते रहे हैं। और 1999 में भी कारगिल युद्ध हुआ था, आपको पता है, उसमें भी पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई थी। 1971 में बांग्लादेश बन गया था। यानी लगातार यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होते रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को ही मुँह की खानी पड़ी है, यानी बुरी तरह मारा गया है पाकिस्तान को। इस प्रकार से 2016 में आपको याद हो उड़ी का हमला हुआ था। जैसे ही ये युद्ध और विवाद होते हैं, तुरंत भारत पुनर्विचार शुरू कर देता है सिंधु जल समझौता पर, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान ज़्यादा आतंक काटने लगता है, तुरंत भारत पुनर्विचार शुरू कर देता है सिंधु जल समझौता पर। और भारत सिंधु जल समझौता को उसी दिन जिस दिन खत्म कर देगा, उसी दिन पाकिस्तान पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाता है और तुरंत पाकिस्तान बहुत ही चिंता में डूब जाता है। ठीक है, संसद में भी लगातार इस पर चर्चा होती रहती है। और उड़ी हमला 2016 में हुआ था, उस समय बहुत तेज़ी से मांग उठी थी कि ये सिंधु जल समझौता समाप्त कर दिया जाए और पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए। इससे पूरा पाकिस्तान प्यासों मर जाएगा और रेत का एक टीला बन करके रह जाएगा। और समय समय पर मांग उठती रहती है, किसकी, ये मांग उठती रहती है कि यहाँ पर पानी रोक दिया जाए, यानी ये सिंधु समझौता समाप्त कर दिया जाए। और इन युद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर इनकी चर्चा की मैंने विस्तृत। जितने भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका विस्तृत युद्धों का वर्णन करते हुए हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये पाँचों के पाँचों विवाद आपको कवर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।